नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र मालवा से मैं पीयूष शर्मा। मित्रों, आज संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री किरण जी शानी। किरण जी भारत के एक जाने माने रंगकर्मी हैं और इंदौर में रह करके अपनी कला साधना कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से लगातार आप रंगकर्म में सक्रिय हैं और महानाट्य के विशेषज्ञ माने जाते हैं। समय समय पर आपकी कई प्रस्तुतियां देश विदेश में होती रही हैं और अभी भी आप अपने विशेष नाट्य प्रस्तुतियों को लेकर के सक्रिय हैं। ऐसे वरिष्ठ रंगकर्मी और कला के उपासक आज हमारे बीच में हैं। आपको यहाँ पा करके हम सौभाग्य का अनुभव करते हैं। कला मनुष्य जीवन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति का नाम कहा जा सकता है। प्रकृति की सबसे सुंदरतम अभिव्यक्ति ही कला है और मानव जीवन पर इसीलिए वो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। कला हर किसी को अपनी ओर खींचती है। चूंकि हर किसी को खींचती है इसलिए वो सभी पर अपना प्रभाव भी डालती है। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे समाज जीवन की बात कही जा सकती है। कलाओं ने भूतकाल से लेकर के वर्तमान तक अपना बड़ा प्रभाव छोड़ा है। समाज जीवन में, फिर समाज जीवन के अन्य पहलू हों, वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, कुछ हों, कलाओं ने अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है जिसने भविष्य को भी तय किया है। ये भी हमने देखा। तो निश्चित ही आज भी कलाओं का वही प्रभाव हमारे समाज जीवन में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर यदि ऐसा है तो चुनौतियां भी ध्यान में आती है। वर्तमान में देखा जाए तो समाज एक क्रांतिक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है। कला क्षेत्र ही नहीं, हमारे सारे जीवन मूल्यों में आमूलचूल परिवर्तन का दौर आ गया है, ऐसा लगता है। ऐसे में कलाएं भी अब करवट ले रही हैं। लेकिन कलाओं की ये करवट क्या आधुनिकता के नाम पर पश्चिम का अंधानुकरण है? क्या कलाओं की ये करवट कला में मुक्ति, आजादी को लेकर के, कलाओं की स्वतंत्रता के नाम पर अनैतिकता की ओर बढ़ती हुई एक अंधी दौड़ है? यदि ऐसा है तो ऐसे में हमारी भारतीयता, हमारे भारतीय मूल्यों का रक्षण कैसे होगा? भारतीय मूल्यों में कला का क्या महत्व है, इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आदरणीय किरण जी, मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहता हूं कि भारतीय जीवन दर्शन में कलाओं का क्या स्थान है और वो कैसे हमें प्रभावित करती हैं? और इसका मैं जवाब भी आपको बड़ा विस्तृत देना चाहूँगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी मनुष्य को, क्या जरूरत पड़ी कि वो बोलना सीखा, उसने भाषा का आविष्कार किया। जब भी हम अपनी संवेदनाओं को या अपने भाव को, अपने रस को किसी दूसरे माध्यम तक या दूसरे शरीर तक, सेकंड बॉडी तक पहुंचाना चाहते हैं, जब हम अपनी शारीरिक भाषा से असंतुष्ट होते हैं, तब हम उसे और अधिक कलात्मक स्वरूप में दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। और अधिक साफ और अधिक कहा जाए कि स्पष्टता से जब हम अपनी संवेदनाओं को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वहां से कलाओं की शुरुआत मानी जाती है, वहां से कलाओं की शुरुआत होती है। और इसीलिए मनुष्य ने भाषा का आविष्कार किया। बिल्कुल। पहले जब मनुष्य बोलता नहीं था या भाषा का आविष्कार नहीं था, तब उसे अपनी समग्रता को किसी सेकंड बॉडी तक पहुंचाने में कुछ अवरोध उत्पन्न होते थे या मिलते थे। आंतरिक रूप से उसे लगता है कि यार मैं पूरी बात नहीं कह पाया, और इसीलिए उसने फिर बोलना सीखा और बोलने के साथ साथ फिर उसने कुछ और अधिक करना सीखा। उसी में उसने रंगकर्म करना सीखा, उसी में उसने गाना सीखा, उसी में मनुष्य ने जो है लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, और साथ ही साथ में उसे और अधिक सौंदर्य शास्त्र से परिपूर्ण कर कर दूसरे तक पहुंचाने की चेष्टा करी। और यहाँ से कलाओं की निर्मित शुरुआत होती है। वाह। हमारी सभ्यता और संस्कृति में लगभग 5,500 वर्ष पूर्व एक बहुत अद्भुत घटना हुई है। ऋषि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिख दिया। 36 अध्यायों का यह ग्रंथ तत्कालीन काल में एक कहा जाए कि एक चमत्कार ही था। जब दुनिया के और मुल्कों में बोलना सीखा जा रहा था या दुनिया के और हिस्से में जब भाषा का आविष्कार हो रहा था, तब यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति में
नाट्य शास्त्र का आविष्कार कर चुके थे, उसे लिख चुके थे, और मनुष्य शरीर की मतलब एक भावाभिव्यक्ति पर जितना अधिक कार्य हमारे यहाँ हो तो कहीं नहीं। मतलब ये उस समय की बात है जब और जगहों पर कला को के दर्शन को लेकर के कोई संकल्पना भी नहीं, कोई संकल्पना भी नहीं। तब हम यहाँ पर लिख देते हैं क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयता। इतनी अद्भुत बात, इतना अद्भुत। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति में कला और कला के सारे आयाम, उसमें रंगकर्म हो, उसमें गायन हो, वादन हो, लेखन हो, चित्रकारी हो, सभी प्रकार, ये मतलब स्वाभाविक रूप से इस धरा पर सभी के अंदर है। मेरा अपना मानना ऐसा है कि ऐसा कोई प्राणी नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा प्राणी जगत भी बोल रहा हूँ, पर ऐसा कोई प्राणी नहीं जो नाट्य न करता हो, जो नाटक नहीं करता हो। सभी करते हैं अपने अपने तय पे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संस्कृति में कलाओं को इतना महत्व क्यों, और हम लोग, हमारे तो पूरी जीवन शैली जो है हमारी कलाओं से परिपूर्ण है। हमारे तो भोजन की थाली को भी सजाकर पेश किया जाता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बेतरतीब ढंग से जो है खाना पसंद भी नहीं करते। हमारे यहाँ एक सारा उसका एक सिस्टम है, एक रेगुलर फॉर्म है कि येलो कलर की चटनी यहाँ पर लाल कलर की, यहाँ दाल होगी, यहाँ सब्जी होगी, यहाँ पूरन पोली होगी या मिठाई होगी, ऐसा हो। अब ये सब क्यों? और तो जगह हमको कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता। अधिकतर जगह तो जो बेतरतीब ढंग से ही खाना खाते हुए लोग दिखते हैं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में हमारी सभ्यता और संस्कृति में वहां से ही शुरुआत, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सौंदर्य शास्त्र निहित है हमारी जीवन शैली में। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, या जब तक कि आप अग्नि में स्वाहा नहीं होते हैं, तब तक ऐसा कोई क्षण आपके पास में नहीं है जब आप किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशंस की डिलीवरी नहीं देते हो। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि ऐसा कोई समय नहीं मनुष्य के पास में जब वो किसी भी प्रकार की संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर रहा। थोड़ी सी मतलब कहा जाए कि तार्किक बात हो सकती है। कोई कह सकता है कि भाई जब हम सोते हैं तब हम किसी प्रकार के एक्सप्रेशन या किसी प्रकार की संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे होते। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बड़ी छोटी सी बात है, और आप सबके साथ, सभी लोगों के साथ ये जीवन में घटित होता है कि आपकी भाई या आपकी पत्नी या आपकी माँ या दादी या कोई कमरे में सोया है और आपने दरवाजा खोला और जब अरे नहीं भाई बड़ी गहरी नींद में सोया है, अभी नहीं उठाना उसे। और फिर कभी किसी दिन दरवाजा खोलते हैं तो ये नाटक कर रहा है सोने का, ये सोया नहीं है, जग रहा है, मुझे मालूम है। ऐसा होता है जब वो सोया हुआ शरीर अपनी उसी अवस्था में उस प्रकार के भाव प्रकट कर रहा है कि वो सोया हुआ है या सोने का नाटक कर रहा है। हाँ, तो वो भी एक अभिव्यक्ति का एक तरीका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कलाएं हमारे जीवन में अंतर्निहित है। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है हम या हमारे जीवन में मतलब मैंने तो बचपन से देखा हुआ है कि बिल्कुल बच्चा पैदा होता है तो गाना होता है, उसका नामकरण होता है तो गाना होता है, उसके जो है जमाल उतारे जाते हैं तो गाना होता है। मतलब गाना बजाना, रंगोली और ये सब कलाओं की तो बिल्कुल जैसे ये संगीत हो गया, फिर मुझे लगता है जैसे घर पे बंधनवार बांधना, घरों के अंदर मांडने बनाना, हर त्योहार पे कुछ न कुछ सजावट करना, रंगोली हमारे यहाँ बहुत सुंदर एक फॉर्म है। वैसे यदि बच्चे के ऊपर देखें तो गुदना हमारे यहाँ, ये जो आजकल जो टैटू संस्कृति है, ये मेरे ख्याल से सबसे पहले इसका प्रणेता भारत है। हमारी जो लोक जीवन जो है हमारे आज भी हमारे जो वनवासी समाज है वहाँ पे ये गुदना कालन पता नहीं कितने सालों से प्रचलित है। उनका सौंदर्य शास्त्र है, ये उनकी कलाओं का माध्यम है। उनका ये माध्यम है अपने आप को और अधिक और सुंदर बनाना। माँ जब अपने बच्चे के चेहरे पे काला टीका लगाती है तो क्या वो एक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है? 100% वो से और अधिक सुंदर। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे आज तक मतलब इस उम्र तक एक भी प्राणी या एक भी मनुष्य या एक भी प्राणी मुझे ऐसा नहीं मिला जो बदसूरत होना चाहता है। हर प्राणी, हर पेड़, हर पक्षी सुंदर दिखना चाहते हैं। सब लोग और अधिक सुंदर होना चाहते हैं। मुझे एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिला जो कहे कि यार मतलब कि यार पूर्णिमा का चांद कैसा इतना बड़ा क्यों निकल आया। सबको सुंदरता आकर्षित करती है और मनुष्य और अधिक सुंदर होना चाहता है। और यहीं से कलाओं का युग की शुरुआत होती है। जब हम किसी दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाना शुरू करते हैं तब हम उसे और अधिक सौंदर्य निहित करते हैं और अधिक सौंदर्य से परिपूर्ण करते हैं।
है। मेरा हंसना भी इतना खूबसूरत हो कि वो हंसना ही लगे, मेरा रोना भी इतना सुंदर लगे कि वो रोते हुए वो करुणा पूर्ण रूप से, समग्र रूप से प्रदर्शित होते हैं। तो ये जो सौंदर्य दृष्टि है, ये जो सौंदर्य शिल्प है, जब आपकी भावाभिव्यक्ति में समग्रता से आना शुरू होती है, तब आप कलाकार होते हैं। फिर आप आपका माध्यम चुनते हैं, फिर आप आपका माध्यम है, किसी का रंगकर्म है, किसी का गाना है, किसी का बजाना है, किसी का चित्रकारी है, किसी का लेखन है। वो सारे उसके अपने आयाम हैं मनुष्य के, और वो और अधिक उससे प्रगाढ़ और अधिक प्रगाढ़ करना चाहता है। यहाँ शुरुआत होती है, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे मनुष्य और अधिक कलाकार होता चला जाता है। तो आपने यहाँ स्पष्ट किया कि सौंदर्य की ये उपासना भारतीय जीवन शैली में उसका एक अंग होकर के समाहित है। बिल्कुल, हमें अलग से कुछ एक अलग से आया हुआ एलिमेंट नहीं है, ये हमारे समाज जीवन में एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समाहित है। तो हम एक अलग तरीके से या किसी को एक विशेष कलाकार होने का भी तमगा नहीं शायद दे सकते, क्योंकि हर व्यक्ति में अपने प्रकार का सौंदर्य बोध है और वो अपने तरीके से सौंदर्य की उपासना करता है। जी, खेतों में बुआई के समय गाना हो रहा है, कटाई के समय गाना हो रहा है, निंदाई गुड़ाई के समय भी गाना बजाना हो रहा है। ये उनकी सौंदर्यानुभूति है, ये उनके अंदर छिपा हुआ कलात्मक जो एक और आयाम है वो सामने है। इसके लिए कोई अलग से आपको कुछ और करने की या इसकी करने की जरूरत नहीं होती है ना। ये सौंदर्य शास्त्र सभी में निहित होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पीयूष जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि समग्र भारतीय कला है या हमारी सभ्यता और संस्कृति में जितने भी कला के आयाम है, वे सारे ईश्वर प्राप्ति का साधन है। गाना परफॉर्मेंस एक पार्ट होता है, मतलब आप 100, 50, 2000, 1000 लोगों के लिए करते हैं तो वो एक उसका पार्ट है, लेकिन उसकी साधना, उसकी तपस्या जो है वो किसी ऋषि के ईश्वर प्राप्त के लिए किए गए प्रयास और किसी कलाकार के पेंटिंग करते करते पूरी जीवन निकाल देना। और इसीलिए आपने देखा होगा कलाकार अपने अंतिम पड़ाव पर या जब अपनी शिखर पर या अपने सर्वोच्च स्तर पर होते हैं तब वो मौन ज्यादा हो जाते हैं। जसराज पंडित जो है, पंडित जी जसराज ने अपने आखिरी के कुछ वर्षों में क्लासिकल म्यूजिक की जो जिस तरीके से रागदारी वगैरह करते थे वो करना बंद करके केवल हवेली संगीत गाया। ये केवल कृष्ण भक्ति के गीत गाते थे और गाते गाते ही स्वयं समाधिस्थ होते हो जाते थे। ये हमारी कलाओं की विशेषता है। भारतीय कला जगत में उत्तेजना के लिए कोई स्थान नहीं है। हम उत्तेजित नहीं है, हम एकांत का भी अंत कर देना चाहते हैं। हम मेरा स्वयं का भी अंत हो जाए और वहां पर वो माध्यम ही सर्वोत्कृष्ट हो जाए। इसलिए कहता हूं कि हमारे यहाँ गाना बजाना, नाचना, नृत्य या लेखन या चित्रकारी या रंगकर्म सभी कलाएं ईश्वर प्राप्ति का साधन है और किसी ऋषि की तुल्य ही उसकी साधना करनी होती है। यहाँ एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर कलाकार का जीवन जो है एक नदी की तरह होता है, माँ नर्मदा की तरह होता है। शुरुआत होती है, माँ नर्मदा निकली, प्रकट हुई और लंबे समय तक गायब रही, दिखी नहीं किसी को। वो अंतर ही अंतर कुछ न कुछ गूंथ रही है, कुछ न कुछ बन रहा है। ऐसे ही कलाकार शुरुआत करता है, खासकर आज के प्रभावी माध्यमों के दौर में। तब वो शुरुआत में थोड़ा सा कहा जाए कि उतनी पॉपुलैरिटी या उतनी उसकी ख्याति नहीं होती, वो धीरे धीरे पकता रहता है। जिस तरह से नर्मदा जी जो है अपने अमरकंटक से निकलकर पहाड़ों, नदियों, दर्रों, पहाड़ों को काटते काटते आगे बढ़ती है, उसी तरीके से कलाकार को संवेदनाओं की समझ धीरे धीरे बढ़ती है। वो जितना अधिक रसानुभव करेगा उतना अधिक रसद्रोह करेगा, वो उतने ही अधिक रस अपने से प्रकट कर सकेगा जितना कि वो ग्राह्य कर पाएगा। और नर्मदा जी अपनी गंगात की खाड़ी में कितना एक बहुत सुंदर साम्य आपने नर्मदा जी और कला के बीच में स्थापित किया। आपने अपने इस वक्तव्य में मेरे 2-3 प्रश्नों के जवाब दे दिए। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि भारतीय जीवन शैली में यदि कला इस प्रकार से समाहित है तो फिर भारतीय जीवन शैली, भारतीय दर्शन के अनुरूप हम कला के क्या उद्देश्य समझते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, और हम कला के माध्यम से किन उद्देश्यों का प्राप्त करना चाहते हैं। भारतीयता हमें कला को किस लिए, कला का क्या आदर्श स्थापित करती है और हमें क्या सिखाती है कि हमें कला के माध्यम से क्या प्राप्त करना है। हालांकि आपने संक्षेप में इस बात को स्पष्ट किया ही है, लेकिन एक बार ठीक से इसको विस्तार कर दें। कलाओं का उद्देश्य अभी आपसे पूछा, तो जैसे मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि मेरे तई तो भी और
अधिकतर मनीषी जो कुछ भी है हमारे कला क्षेत्र के जगत दिग्गज में है, उनका अपना साफ मत यही पड़ता है कि प्रदर्शन कलाओं का एक हिस्सा है, लेकिन मूलतः कला की आवश्यकता मेरे लिए तो ईश्वर प्राप्ति का साधन ही है, या और अधिक मनुष्यता, और अधिक मनुजता, और अधिक सुंदर होने का माध्यम है। मेरे लिए रंगकर्म प्रदर्शनकारी कला है निश्चित तौर पे, लेकिन उसके पीछे निहित उद्देश्य हमेशा यह रहता है कि मैं और अधिक मानवीय जीवन को कैसे समझूं, और अधिक उसकी कैसी मीमांसा करूं, कैसे, ये जिज्ञासाएं ही मुझे जो है रंगकर्म के लिए प्रेरित करती हैं। तो ऐसा ही लगभग हर कलाकार के साथ होता है। आपने देखा होगा हमारी सभ्यता और संस्कृति में मीरा ने प्रदर्शन के लिए नहीं गाया, या मीरा ने प्रदर्शन के लिए नृत्य नहीं किया, कृष्ण के लिए किया। नरसिंह मेहता जब लिखते हैं, स्वाभाविक है तत्कालीन समय के श्रेष्ठतम साहित्यकारों में उनका नाम होगा, सूरदास का होगा, तुलसीदास का होगा, अब्दुल रहीम खान खाना का होगा। इन्होंने जिस लिए लिखा बस वही, या इन्होंने, मीरा ने जिस लिए कुछ भी बोला, या जो कुछ भी कहा, या जो कुछ भी किया, वही कला का सही मायने में सही अर्थ है। तो क्या भारतीय दर्शन हमें ये कहता है कि कला वास्तव में एक खोज है? क्या भारतीय दर्शन जिस तरीके से कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करता है, तपस्या करता है, भक्ति करता है, क्या कला भी उसी प्रकार की एक साधना है? निश्चित तौर पे कला ऐसी उसी के लिए है, और मैं अपने आप को ढूंढने के लिए, हर कलाकार अपने आप को और अधिक ढूंढने के लिए, अपने आप को और अधिक जानने के लिए ही कलाओं में जाता है। आप स्वयं जो है बहुत अच्छे चित्रकार हैं, आप जब पेंट करने या ब्रश जब आप उठाते होंगे, जब वो कूची उठती होगी, तब आपके अंदर का आप कहीं और अलग रहता होगा, और वो कलाकार ज्यादा प्रमुखता से सामने आता होगा। निश्चित है ना। तो आप अपने आप को ही जान रहे हैं। मैं हर कलाकार स्वयं की खोज में ही नित्य नए आयाम कला के करते हैं, और यही हमें भारतीय जो तत्व है कला में, वो यही बताता है, इसे इंगित करता है। इससे एक सवाल और उठता है, यदि तो कलाकार ईश्वर की या सत्य की खोज में अपनी कला का सृजन करता है, तो ये उसकी एक व्यक्तिगतता है। लेकिन क्या वो कला इतनी व्यक्तिगत है कि उससे उसके सामाजिक सरोकार समाप्त हो जाते हैं, या फिर भारतीय दर्शन, भारतीय तत्व हमें ये बताता है कि कलाकार का अपने समाज के प्रति भी दायित्व होता है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक जो नवीन पद्धतियाँ सामने आई हैं कला जगत में, वो ये कहती हैं कला के लिए कला, जबकि मैंने अपने भारतीय मनीषियों से ये सुना है कि कला केवल कला के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए कला। हमारा भाव यह है, तो थोड़ा सा आप इसे स्पष्ट करें, आप क्या मानते हैं? देखिए, सीधा सा अर्थ यह है कि ईश्वर जब आपको कोई विशेष प्रकार की अनुभूति और उसके प्रदर्शन का मादा देता है, तो वो या आप हर कोई मनुष्य बहुत अच्छे से जान ले कि ये केवल उसके लिए नहीं होता है, केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए वो चीज नहीं होती। अगर आपको गाने का आप ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, या आपको जो है उस प्रकार के स्वर की प्राप्ति हुई है, या उस प्रकार से आप एक गायक की तरह गा पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए। कोई भी वृक्ष मैंने आज तक ये ऐसा नहीं देखा जो अपना फल खुद खाता हो। प्रकृति हमें ये नहीं सिखाती है। प्रकृति, आम का वृक्ष सुंदर होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बढ़िया उसमें फल आते हैं, वो स्वयं नहीं खाता, वो दूसरे के लिए होता है। इसी तरीके से गाना जो है या बजाना जो है, वो मेरे लिए आनंद की प्राप्ति कर सकता है, मेरे लिए स्व की अनुभूति कर सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन वो जब प्रदर्शन के स्तर पर जाएगा तो हमेशा दूसरे के लिए होगा। तो या इसको यूं कहें कि कलाकार ईश्वरीय आलोक को प्रकट करने के लिए एक रचनात्मक साधन है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कला के माध्यम से यदि ईश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है तो वो सबके लिए है, और कलाकार उसका एक टूल है या साधन मात्र है। क्या हम इसे इस तरीके से लें? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन ये तभी तक, इसमें पीछे एक बड़ी महीन सी रेखा है ना। जब तक कलाकार अपनी कला का या अपने उपयोग, अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज हित में, राष्ट्र हित में और समग्र मनुष्यता और मनुष्यता के हित में करता है, तब तक वो इस नियम से प्रतिबद्ध है। परंतु जैसे ही वो प्रदर्शन पर जाकर उससे जब पैसा कमाने का माध्यम उससे बना लेता है, फिर उसमें बाजारवाद आ जाता है,
और फिर बाजार उससे चाहे जो चीजें कराया करता है। ये वाली कमी। ये खैर अब ये मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है कि एक वर्तमान समय की आवश्यकता भी है, लेकिन इसमें एक संतुलन अवश्य होना चाहिए। आप मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे। संतुलन कलाकारों को ही करना पड़ेगा। मुझे अपनी लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी और मुझे समझना होगा कि भाई ये जो ईश्वर ने मुझे कुछ ज्यादा कुछ और दिया है ना, मुझे और अधिक समझ दी है संवेदनाओं की और उसे प्रकट करने की, तो मैं इसका उपयोग किस तरीके से करूं, किसके लिए करूं? क्या तो किसी को नीचे गिराने के लिए करूं, है ना? आजकल आपने देखा होगा कि ये कुछ नवीन पीढ़ी जो है, ये क्या कहते हैं ना, वो आपका स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं वो करते हैं, और उन्होंने अभी आपने देखा होगा अभी तमाम विद्रुपताएं फैल पहले रही जी है ना, उदाहरण सामने है। ये कोई नई मतलब शैली या नया कुछ नहीं है। हमारे ग्राम्य जीवन में आप चले जाएं, अभी आप निमाड़ में जाएं तो गम्मत जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, लेकिन वहाँ मर्यादाओं का ख्याल रखा, मर्यादाओं की सीमाएं नहीं लांघी जाती थी, इसीलिए क्योंकि वहाँ बाजारवाद नहीं है, वहाँ शुद्धतम मनुष्यता और मनुष्यता का स्वरूप है। और व्यंग चित्रकार तो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस ने अभी जो कुछ भी किया है उससे 100 गुना अधिक करते थे अपने व्यंग चित्र में, लेकिन कभी ऐसा किसी को मर्मांतक आहत नहीं हुआ। मानवीय संवेदनाओं, मानवीय संबंधों, इन सबके प्रति मर्यादा का पालन करते हुए, और उसमें छुपी हुई लाइन ये होती थी कि वो किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी कला का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अभी देखने में आ रहा है कि किसी और को नीचे गिराकर मैं अपना बाजार कीमत और बढ़ा दूं। बहुत सुंदर। और ये जो बाजार की कीमतें जब आ जाती है तब वहाँ वो कला नहीं भांड हो जाता है, और ये भांडों का खेल होना शुरू हो गया। अभी आपने एक बहुत सुंदर बात बोली कि कलाकार का समाज के प्रति दायित्व होता है, राष्ट्र के प्रति भी दायित्व होता है। तो समाज और राष्ट्र देखा जाए तो पर्याय है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में कलाकार अपनी भूमिका निभा सकते हैं? अरे बहुत ही सुंदर और समसामयिक प्रश्न आपने बात कही है कि कलाओं का जो है अपने माध्यम का उपयोग राष्ट्रीयता के लिए या और थोड़ा सा आगे बढ़कर विस्तृत करें समग्र मनुष्य जाति के लिए, तो इतना ये तो होना ही चाहिए। इसी माध्यम से ही तो हम गढ़ सकते हैं अपने विमर्श को, या अपनी आने वाली पीढ़ी को हम संस्कार के नाम पर क्या देते हैं। जब हमारे घर में मेरी माँ ने जब मुझे कहा कि संध्याकालीन दीपक लगाना है और तुम्हें अथर्वशीर्ष का पाठ करना है या तुम्हें शुभम करोति करना है, वो मुझे संस्कार दे रही थी, है ना। ये बड़ी छोटी सी बात थी, वो मुझे एक संस्कार दे रही थी कि हमारी परंपरा ये है, हमारा देश या हमारी जो सनातन सभ्यता संस्कृति है उसमें जी। अब ये मेरे अंतर बात जो है, मेरे संस्कार मेरे अंदर बैठ गए। तमाम औरंगजेब आए और तमाम जो है इब्राहिम लोधी आए और तमाम मोहम्मद बिन कासिम आए, हिंदुस्तान को बदल नहीं सके। इसलिए नहीं बदल सके कि मेरे अंदर कलाओं के माध्यम से वो बात डाल दी गई कि मैं ये हूँ। अब तुम चाहे जितना जोर लगा लो, आप मुझे नहीं बदल सकते। और वो इतनी स्थायी है कि वो आज पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक हम तक चली आ रही है। आज बिल्कुल इतना मतलब हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम मतलब और थोड़ा महीन रूप से जो है पीयूष जी आपसे कहूँ मैं, तो आप तमाम बड़ी होटलों में घूम लेते हैं, तमाम खा लेते हैं, पर साहब जो घर के मटके का आनंद आता है पानी पीने के बाद, और वो जो आत्मिक सुख मिलता है, वो मिलता है क्या कहीं बिस्लरी में? बिल्कुल। ये कलाओं का स्थान। मैं इसी के कंटिन्यूएशन में मुझे ध्यान में आता है कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव मनाने की परंपरा डाली। एक कलात्मक स्वरूप का एक बहुत ही सुंदर सा स्थापत्य था वो, जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के जागरण का काम किया। ऐसे ही अवनींद्रनाथ टैगोर जब भारत माता का चित्र बनाते हैं तो पहली बार वो हमारे राष्ट्र को भारत माता के रूप में एक साकार मूर्ति जीवंत करते हैं, और लोगों के सामने जब वो आती है तो आज वही भारत माता को लोग अपने अपने दृष्टि से देखते हैं, और आज भी वो माँ जगत जननी जगन माता, माता अंबिके की तरह भारत माता का स्वरूप भी हम सबके हृदय में उतर चुका है, उतर जाता है। तो इसी प्रकार से कलाकारों के अन्य विधाओं के माध्यम से भी कलाकारों के ये प्रयासों ने समय समय पर भारतीय राष्ट्रीयता को और हमारी राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है। तो वर्तमान समय में जबकि काफ़ी विरोधी शक्तियाँ भी अपना काम कर रही हैं, और कला के क्षेत्र में भी एक प्रकार का वामपंथ प्रवेश कर चुका है,
क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने नाम लिया भरत मुनि का, लेकिन हमारे यहाँ भरत मुनि को शायद कई कलाकार हैं शायद वो ना भी जानते हों, लेकिन वो एरिस्टोटल, प्लेटो, मार्क्स, कांट, हीगल इन सबको जानते हैं। तो ये एक प्रकार की ऐसी चुनौती है जिससे भारतीयता को लड़ना है, जिसमें भारतीय कला को अपने तत्वों को जीवित रखने के लिए लड़ना है। तो इन चुनौतियों के सामने आज वर्तमान भारतीय कला परिदृश्य को आप कहाँ देखते हैं, और उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार हम इन चुनौतियों से लड़ सकेंगे? भारतीय कला जगत या भारतीय कला संस्कृति या इसके जो एकेडमिक्स हैं सारे, ये हमेशा से समृद्ध थे, आज भी है, आने वाले भविष्य में भी रहेंगे, इसलिए क्योंकि ये शाश्वत है। हमारे यहाँ मतलब जो है श्रृंगार, मतलब ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हम कुछ और करने के लिए या किसी प्रदर्शन करने के लिए नहीं, हमारे यहाँ स्वाभाविक रूप से जो जीवनचर्या है वो सौंदर्य शास्त्र से निहित ही है पूरी की पूरी। अब रही बात कि कलाकारों का दायित्व और ये जो आज का परिदृश्य है, इसका जवाब किस तरीके से दिया जाए, है ना। कलाकारों का सबसे पहली बात तो कलाकारों को अपनी माध्यम में, देखिए यार थोड़ा सा सीधे से शब्दों में कहना चाहूँ तो कलाकार होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप समाज या मनुष्य जाति पर आप जो है किसी प्रकार से ओवरड्यू होना शुरू करो। मैं कलाकार हूँ, मैं उसी तरीके से हूँ जैसे एक सब्जी बेचने वाला अपना दायित्व निभा रहा है, और मैं एक कलाकार हूँ और मेरे पास में ये काम है, मैं उसी तरीके से करूँ। या फिर कोई मजदूर मजदूरी करता है, उसी तरीके से कलाकार होता है कि भाई उसे अपना काम, उसे ये दायित्व दिया ईश्वर ने, उसे ये काम पूरा करना है। लेकिन इसके माध्यम से जब मैं किसी प्रकार के विपरीत जो है प्रदर्शन करने लगता हूँ, तब मैं उस कला का बाजारवाद की तरह उपयोग करने लगता हूँ, और इससे बचना होगा कलाकार को अपने मूल स्थायी भाव पर स्थित रहते हुए अपने विस्तार को या अपने को और अधिक विस्तारित करना होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम माध्यम आप आज की तारीख में आ गए हैं। जैसे अभी हमने कहा कि यार निमाड़ की गम्मत वगैरह, ये स्टैंड अप कॉमेडियन में शायद इनसे तो बेहतर कोई क्या स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे। आप अभी देख लीजिए, ये मतलब इस फागुन के महीने में निमाड़ में हर जगह गम्मत हो रही है, और अभी गणगौर में पूरी गम्मतों की लाइन लगी रहेगी। इतने सुंदरतम व्यंग्यतम स्वरूप में वो नेताओं पर भी, चाहे हमारी राजनीतिक परिदृश्य पे भी, इस पे भी इतना बढ़िया बोलते हैं और इतनी बढ़िया अपनी बोली और भाषा में बात करते हैं, लेकिन किसी को आहत करना उनका उद्देश्य नहीं होता है, इसीलिए वो सर्व स्वीकार्यता होती है। अब कलाकारों को ये चाहिए कि वो इन सारी परंपराओं और इसको ध्यान में रखते हुए अपने कला जगत को विस्तार दें। बहुत सुंदर। एक जुमला सुना जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कला में स्वच्छंदता का हर स्तर पार कर लिया जाता है। वहाँ एक प्रकार से नग्नता से लगाकर अश्लीलता तक के सारे सोपान तय कर लिए जाते हैं। तो इस अभिव्यक्ति की आजादी के प्रकाश में आप कलाकार को कितनी स्वतंत्रता देंगे? अभिव्यक्ति की आजादी होनी ही चाहिए, और हमारे यहाँ बिल्कुल है, हमारे हमेशा से रही है, परंपरा रही है हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की। इसीलिए जो है वाल्मीकि जो है रामचरितमानस जो लिखते हैं, तो आप देखिए, सॉरी मानस नहीं, उन्होंने जो रामायण जो लिखी है, तो आप वो देखो, अभिव्यक्ति की आजादी है उसमें। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक जब तक कि वो किसी और को आहत करने का हथियार न बन जाए। मैं जब अपनी कलाओं को किसी और को आहत करने का हथियार बनाता हूं, तब फिर वहां पर सेंसरशिप अत्यंत आवश्यक है। तब ये जानना, क्योंकि मैं अपनी कला इसलिए नहीं करूं कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं। और आहत न हो और नैतिकता प्रभावित होती हो तो? नैतिकता अगर प्रभावित होती है तो ही तो कोई आहत होता है। नैतिकता ही तो हमारे जीवन का मूल सत्व है भाई। भारतीय जीवन शैली पूरा मर्यादाओं पर और जो है नैतिकता पर टिकी हुई। हम कभी भी बहुत अधिक स्वच्छंदता को हमने नहीं स्वीकार किया। हाँ, ये जो मतलब परिवार नाम की जो संस्था है हमारे में, इसमें मर्यादाएं, नैतिकताएं, जीवन मूल्य, इसी कारण तो ये भारत है। आप इसे छिन्न भिन्न करके इस देश को विखंडित कर देना चाहते हैं क्या? आप इसकी परंपराओं पर जो है कुठाराघात करके इसे छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं क्या? आपका कला का माध्यम क्या इसलिए है कि आप इस देश की हजारों वर्षों के अनुसंधान के बाद जो नियम या जो जिस प्रकार की मर्यादाओं को जन्म दिया, उसे एक क्षण में आप तोड़ देना चाहते हैं क्या? क्यों ऐसा करना चाहते हैं? मतलब साफ है कि कलाकार को यदि कला की शक्ति मिली है तो उस शक्ति का उपयोग करने के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ेगा।
यानी कलाकार के पास आम जन से ज़्यादा जिम्मेदारी का अनुभव होना चाहिए, उसका वो भाव भी होना चाहिए, उसे ये दायित्व बोध हमेशा रहना चाहिए कि मेरी कला और मेरा माध्यम औरों के लिए नुकसान न हो जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। मैंने आज तक प्रकृति में ये नहीं देखा कि कोई चिड़िया जोर जोर से इतने जोर से चहकने लग जाए कि आपके कान के पर्दे पड़ जाए। मैंने किसी गरुड़ पक्षी को इतनी ऊंची उड़ान उड़ते नहीं देखा कि वो किसी और के लिए नुकसानदायक साबित हो जाए। हमें अपने दायरे में प्रकृति से सीखना होगा, हमें अपने दायरे में रहकर, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के दायरे में रहकर ही अपना काम करना होगा। आप स्वच्छंदता के नाम पे या अति आधुनिकता के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते। आप मतलब मैं रंगकर्म अभी कुछ समय पहले मैंने जो है मुंबई से एक दल आया था जिसने एक नाट्य प्रस्तुति दी थी। नाट्य प्रस्तुति का विषय बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी रचनात्मकता या जो माध्यम उन्होंने चुना था वो बहुत गलत था। वो मैं उस दल का वगैरह नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बस उसमें एक छोटी सी बात ये थी कि वो स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर थे। हम सब हैं, हमारे यहाँ जितनी स्त्री को स्वतंत्रता मिली शायद ही किसी सभ्यता और संस्कृति में मिली है। हम पहले लोग थे जिन्होंने मातृशक्ति को जाना, पहचाना और उसे शक्ति कहा। आपने अभी अपने उद्धरण में सारे उन्होंने उस नाटक में, उस प्रहसन में जो है आजकल वो चल रहा है ना, लिविंग रिलेशनशिप और वन नाइट मैरिज, इसको अपना जो है व्यव प्रेजेंटेशन बनाते हुए इसको अपनी जो है नाटक का मूल विषय वस्तु लिख दिया। तो उनका जो भाव था वो कहीं और रह गया और बात कहीं और केंद्रित हो गई। जब वो दिखा रहे थे तो उसमें विपर्यास इतने हो गए कि मुझे लगने लगा कि ये नाटक है किसके लिए, किस लिए बात कही जा रही। ये तो स्वतंत्रता है नहीं, ये तो है नहीं। वन नाइट मैरिज कल्चर हिंदुस्तान में अगर आप इम्पोज करने जा रहे हैं तो आप इस देश को नहीं, अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो परिवार नाम की संस्था अगर विखंडित हो गई तो कुछ नहीं बचने वाला, कहीं कुछ नहीं बचने वाला। तो ये जो प्रमोट करते हैं अपनी कलाओं में, खासकर लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट नॉनसेंस क्या है। हालांकि इनसे ज्यादा आधुनिक तो हमारे ये जो आज आधुनिकता की पट्टी लगाए घूम रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप और ये तो मनुष्यता और स्वतंत्रता की और स्त्री स्वतंत्रता की और इसकी उसकी सारी बात करते हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ भगोरिया मनाया जाता है। भगोरिया त्योहार अपने आप में स्त्री स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ घोटुल संस्कृति है, लेकिन कितनी मर्यादित, कितनी सुंदर। कहाँ है? हजारों वर्ष पहले जो है भी लोगों ने जाना कि स्त्री को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना वर चुनने के लिए। हमारे यहाँ स्वयंवर के कई उदाहरण रखे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हमारे महिलाएं स्वयंवर किया करती थी, तो सारे उदाहरण हैं ही। वो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और ऐसा लगता है कि ये विषय इतना बृहद है कि हम इस पर लगातार कई घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समय की मर्यादा को देखते हुए मैं इसका उपसंहार एक अंतिम प्रश्न से करना चाहूँगा। आपने जैसे कि कहा कि कलाकार का एक ऐसा का दायित्व होता है कि उसको कला के प्रति जिम्मेदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव करना चाहिए और इसके नाते उसको अपने आप को बाजारवाद के चंगुल में नहीं जाने देना चाहिए। तो एक तरफ तो कला का शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध लक्ष्य है, और दूसरी तरफ है कलाकार की अपने सामाजिक जीवन में, लोक व्यवहार में अपने आप को स्थापित करना। तो एक तरफ उसका आर्थिक पक्ष आता है, दूसरी तरफ कलात्मक पक्ष आता है। इन दोनों चीज़ों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए और नवीन कलाकारों को इसके लिए किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसका आप एक संदेश के रूप में कुछ शब्द आप बता दे दीजिए। सामंजस्य तो आपको बिठाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति स्वयं बिठा देगी। बस आपको आपकी मर्यादाओं, जीवन मूल्य, इसके दायरे में रहते काम करना चाहिए। यार पीयूष जी, मुझे बताइए कि जब भीमसेन जोशी ने गाना शुरू किया था, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, उन्हें मालूम था उन्हें भारत रत्न मिलने वाला है? उन्होंने गाया, ऐसा गाया कि उसे भारत रत्न देना पड़ा। उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं करी, प्रोग्राम्स करते रहते थे बढ़िया, जैसे करते वैसे करते रहते। ऐसे ही एक कलाकार का जीवन होना चाहिए।
उन्होंने अपने आप को इम्पोज मतलब किसी के ऊपर थोपा नहीं। उन्होंने वो जो गुटबाजी और ये बनाकर कि ये इसका गुट, ये इनका गुट, ये इनका गुट बनाकर अपने आप को लगातार प्रदर्शन मतलब करते हुए उस मतलब समय में बरकरार रखने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा मेरा काम है गाना, मैं गाऊंगा, जिसे अच्छा लगेगा सुनेगा, वरना मैं तो सुन ही रहा हूँ, ईश्वर सुन ही रहा है, जिसने स्वर दिया वो सुन रहा है। इसी तरीके से कलाकार को ये बात हमेशा मान लेना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो उसने मुझे दिया है, कुछ और अधिक क्षमताएं दी है, और वो दी है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई इसका कारण होगा। लेकिन अगर मैं इस अपने निजी स्वार्थवश इसका उपयोग करने लगता हूं तब मैं कलाकार नहीं रहता हूं। कुल मिला के समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए, ईश्वरीय इस अनुदान का महत्व, उसका मूल्य जानते हुए हम अपना कलाकर्म करें और भारतीय जीवन मूल्यों से अनुप्रेरित होकर के अपनी कला की रचना करें, तो बाकी चीजें अपने आप प्रकृति सामने उपलब्ध कर देगी, करवाही कर देगी। आपको और अधिक कुछ मतलब फैलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि कलाकार मतलब जो है वो अपने ब्रह्मांड का स्वयं रचयिता होता है ना, और इसीलिए उसका दायित्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो नित नए चरित्रों का निर्माण करता है और वो निर्माण, उसके व्यूज या उसका विचार समाज में स्थापित होने लगता है और प्रभावित भी करता है, तो उसका दायित्व और अधिक होता है। मेरा बनाया हुआ मटका अगर बहुत सुंदर और ठंडा पानी नहीं देता हो, उसका कोई अर्थ नहीं। आपकी बनाई हुई पेंटिंग अगर किसी को मोहित करती है और अगर किसी को जो है आत्म केंद्रित करके जो है और अधिक मनुष्यता की ओर ढकेलती है, तो वो सफल है। वो चाहे कहीं भी लगी हो, जरूरत नहीं कि 5 स्टार होटल में लगी। तो भारतीय शब्दों में, भारतीय अर्थों में कला मनुष्यता की खोज है। मनुष्यता की खोज के माध्यम से अपने स्व की, अपने अंदर उतरने की और इस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है। जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के इस माध्यम पर आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जो हमें इस जीवन के लिए आवश्यक होता है। आज इतने ही बहुत सुंदर नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आज अपना अमूल्य समय देने के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी श्री किरण जी शानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं कि आपने हमें ये एक सुंदर चर्चा का अवसर दिया। विश्व संवाद केंद्र मालवा से मैं पीयूष शर्मा।